सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खाकी में स्थित प्रज्ञा पुस्तक का विमोचन किया। पच्चीस सितंबर तक चलेगा बीजेपी का सदस्यता अभियान। 1000 सदस्य संख्या का आंकड़ा पार कर चुकी बीजेपी। नैनी दून एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश। रामपुर पुलिस करेगी रेलवे ट्रैक पर लोहे के पोल रखने की होगी जांच। प्रसाद में मछली का तेल और पशु की चर्बी पर विवाद। धर्मनगरी हरिद्वार के संतों में उबाल। हरियाणा की शराब पर उत्तराखंड का मोनोग्राम लगाकर करते थे सप्लाई। गोदाम और वाहन पकड़ा, 3 लोग गिरफ्तार। 1 अक्टूबर से जरूरी नहीं होगी वाहनों की ऑटोमेटिक फिटनेस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशु शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर खाकी में स्थित प्रज्ञा पुस्तक का विमोचन किया गया है। सीएम धामी ने किया पुस्तक का विमोचन। मुख्य सचिव डीजीपी, पुस्तक लेखक, पूर्व डीजीपी मौजूद। एक आईपीएस की स्मृतियां और अनुभव पर आधारित पुस्तक। कई पुस्तक मेरे द्वारा अभी तक लिखी गई हैं। पूर्व डीजीपी ने कहा, इस पुस्तक में चुनिंदा घटनाओं का वर्णन है। सभ्य समाज की नींव कानून का राज है। हिंसा राज को न छोड़ने वालों के लिए कानून जरूरी है। सफलता असफलता में समान रहने का वर्णन है। स्वयं साहित्यकार जब लिखता है तो उसका लगाव प्रभु से होता है। रोचकता के इस पुस्तक को प्रस्तुत करने का काम किया गया है। सफलता असफलता में समान रहने का वर्णन है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी? आज पुस्तक का विमोचन किया गया, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से राज्य के पूर्व डीजीपी रहे पुस्तक का विमोचन किया गया है। खाकी में स्थित प्रज्ञा पुस्तक का ये विमोचन किया गया है। इस दौरान तमाम जो राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और तमाम जो अन्य जनप्रतिनिधि थे वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। पूर्व डीजीपी की तरफ से अपना जो एक लंबा जो कार्यकाल रहा है उनका, उस कार्यकाल के दौरान क्या कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिन घटनाओं से उन्होंने सबक लिया है, या जो हमारे नए जो अधिकारी हैं वो इन घटनाओं से या उनके अनुभव से क्या कुछ सीख पाते हैं, ऐसी तमाम बातें इस खाकी में स्थित प्रज्ञा पुस्तक में दर्ज की गई है। तो कुल मिलाकर के एक वरिष्ठ अधिकारी का पूरा अनुभव इस किताब में मिलता है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कर कमलों से इस पुस्तक का विमोचन आज यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। वही मुख्यमंत्री ने इस पुस्तक का और पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी का आभार भी व्यक्त किया है। साथ ही ये कहा है कि समाज में जो इस पुस्तक से काफी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि मुख्य सचिव डीजीपी, पुस्तक लेखक, पूर्व डीजीपी
शामिल हुए। खबर नैनीताल से, जहां नैनीताल जिले के कैची धाम में एक्टर मुकेश भारती और मंजू भारती पहुंचे और इस दौरान दोनों ने फैंस के साथ सेल्फी खिंचवाई। उन्होंने मंजू भारती ने कैची धाम पहुंचकर बाबा नीम करौली के दर्शन कर प्रार्थना की है। अभिनेता मुकेश भारती ने कहा कि नीम करौली बाबा के चरणों में स्वर्ग है और ये तो सुना था, लेकिन आज जब उनके दर्शन किए तो महसूस भी किया। देखिए, बाबा नीम करौली महाराज के दर पे आने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं स्वर्ग में एंट्री कर दी है। तो यही स्वर्ग है इनके चरणों में। ये मैं सुना करता था, आज मुझे प्रैक्टिकल होने लगा। माइंड को इतना रिलैक्स और इतना मन को शांति। मैंने बहुत लोगों के सुना था लोगों के मुँह से कि नीम करौली महाराज के आप दर्शन ज़रूर करना, पर मैंने आज प्रैक्टिकल देखा, बड़ा सुकून है और मैंने ये बहुत नज़दीक से देखा कि ये स्वर्ग है, स्वर्ग जैसी फीलिंग है। तो आज पहली बार बाबा का बुलावा आया है और हम इनके दर आए हैं और मैं सब परिवार आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हुई है और कहते हैं कि जैसे जीवन में बहुत सारी जब कठिनाइयाँ हमारे आगे आती हैं तो ईश्वर हमारा साथ देते हैं और हमें एक एनर्जी देते हैं कि हमें आगे बढ़ना है। तो ये एक शब्द मुझे याद आ रहे हैं कि हार रही हूँ पर हार मानूंगी नहीं, क्योंकि मुझे जीतना है। मनलौर कस्बे में सुरक्षा के लिहाज से लाखों रुपए कीमत में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। कुछ महीने चले के बाद कस्बे के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए। कैमरे बंद होने के कारण पुलिस चोर उचक्के को भी पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। आपराधिक घटना का खुलासा किए जाने को लेकर जांच सीसीटीवी कैमरों से होकर गुजरती है। उस जगह में लगे सीसीटीवी कैमरे खराब हैं या फिर मेंटेनेंस के अभाव में बंद है। ऐसा महसूस होता है कि इतनी लागत के कैमरे लगाने के बाद भी अगर इसका इस्तेमाल नहीं हो पाए तो जनता को इसका क्या फायदा। कुछ साल पहले जो पिछला बोर्ड था, नगर पालिका ने उसमें कस्बे में कैमरे लगवाए थे और हमने भी ये सोचा था कि कैमरे लग रहे हैं तो कस्बे में कुछ क्राइम वगैरह पे कंट्रोल होगा। और मैंने प्रशंसा भी की थी तत्कालीन चेयरमैन की कि चेयरमैन साहब ने सराहनीय काम किया है। लेकिन वो मंशा उनकी जल्दी ही सामने आ गई, क्योंकि कैमरों की क्वालिटी बेहद घटिया है। उन्होंने पब्लिक का हित ना देख के, अपना हित देख के कैमरे लगवाए थे, जो कुछ दिन बाद ही खराब हो गए। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। मेरा मानना यह है कि पूर्व चेयरमैन ने केवल कमीशन खोरी की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए लगाए थे
और उसके अंदर खूब अच्छे से पैसा कमाया गया, खाया गया। और वो बहुत ही घटिया क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरा थे। लगने के 2-3 महीने बाद ही एसएसपी महोदय भी यहाँ मंगलौर कोतवाली में आए हुए थे। उस दिन उन्होंने मीटिंग ली और उन्होंने जब उनके सामने भी हमने ये मुद्दा रखा था, खुद चेयरमैन वहाँ मौजूद थे कोतवाली में, तो उस टाइम भी उन्होंने कहा था हम इनको ठीक करा देंगे। आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जब ज्वाइन किया था तो मैंने भी इसका संज्ञान लिया था। मेरे पास शिकायत आई थी, तो क्योंकि बीच में अभी आचार संहिता की वजह से काम नहीं हो पाया था। 2 साल पहले नगर पालिका के द्वारा लगाए गए थे और वर्तमान में जो खराब है उसको ठीक करने की कार्रवाई की जा रही है। खबर मंगलौर से है, जहां पर मंजावली गांव के पास गंग नहर के किनारे अंधा जला शव मिला है, जिसकी सूचना पाकर तत्काल मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। साथ ही फोरेंसिक टीम के द्वारा भी बारीकी से जांच की गई है। हालांकि अभी तक जले शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस सूचना पर यहाँ मंगलौर कोतवाली की टीम और फील्ड यूनिट की टीमें यहाँ आई हैं। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जो कुछ भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग नौसवाला के पास जिला प्रशासन द्वारा कार्य किया पूर्ण मार्ग को पूर्ण तरीके से खोलकर भारी वाहन के वाहनों की आवाजाही शुरू की गई है। भारी बारिश के बीच पहाड़ी से पानी के रिसाव के चलते लगातार आ रहा था मलबा राष्ट्रीय राजमार्ग 9 टनकपुर चंपावत आवाजाही में परेशानी हो रही है। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर कोटद्वार को भ्रष्टाचारी घुन की तरह अंदर से खोखला कर रहे हैं। ताजा मामला उत्तराखंड जल विद्युत निगम से जुड़ा है, जहां निगम के कालागढ़ स्थित पावर हाउस में काम करने वाले मजदूरों के हक पर ही अधिकारियों और विभागीय ठेकेदारों ने डाका डालते हुए उनके ईपीएफ की करोड़ों की धनराशि हड़प कर ली। आधी आय से मिली जानकारी के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यौन शोषण के आरोपी लालकुआ दुग्ध उत्पादक संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकल पीठ ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जबकि कोर्ट ने पूर्वी लालकुआ दुग्ध उत्पादन संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा की गिरफ्तारी पर रोक व एफआईआर को निरस्त करने के मामले को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया था। उस आरटीआई में पता चला कि लगभग 25 लोगों के नाम हैं, जबकि ईपीएफ जो है 6 और 7 लोगों का उसमें जमा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ईपीएफ जो इनके द्वारा परमिशन ली गई है डिपार्टमेंट से, उसमें उन कर्मचारियों का नाम ही नहीं है जो ईपीएफ में है, वो आपस में ऐसे नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ईपीएफ का बहुत बड़ा घोटाला है। जबकि प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हर व्यक्ति को घर हो, उसकी मजदूरी बढ़े, उसको मिले, लेकिन उन सब चीज़ों को बिल्कुल ज़मीन में मिला दिया है इन लोगों ने। खबर टिहरी से है, जहां पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण कर कर्मचारियों को साफ सफाई रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी टिहरी ने प्रशासनिक संग्रह, मुख्य राजस्व लेखाकार सहित सभी पटल पर निरीक्षण कर कर्मचारियों से फाइलों को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। कोई भी फाइल पेंडिंग ना हो, इसके निर्देश जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारियों ने अपने पटल पर कोई फाइल लंबित न रहे। जमानत याचिका दायर की गई थी, जबकि पूर्व में जो एफआईआर क्वेश्चन की पिटीशन में उन्होंने गिरफ्तारी से रोक के लिए प्रार्थना पत्र लगाया था, वो पूर्व में ही खारिज हो चुका है।
आज जब अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई हुई थी तो आफ्टर आर्गुमेंट कोर्ट ने पाया कि जो उत्तराखंड में नोटिफिकेशन 2020 का लागू है, जिसमें पॉक्सो अधिनियम के अपराधों में एंटिसिपेटरी बेल की रेमेडी अवेलेबल नहीं है, तो कोर्ट ने इस लीगल पोजीशन के आधार पर उनकी एंटिसिपेटरी बेल खारिज कर दी। खबर देहरादून से, जो महिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल देहरादून में एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुनीता प्रकाश की मीटिंग में कांग्रेस ने राजपुर रोड स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के सामने शराब की दुकान खोले जाने का विरोध किया। नहीं वही तो देखना है। पटलों का विस्तृत निरीक्षण किया गया है और इसमें कुछ पटलों में कमियां भी पाई गई हैं, जैसे कि कई जगह कुछ पेंडेंसीज मिली हैं, फाइलों का रखरखाव कई जगह पे ठीक नहीं मिला है और साथ ही नंबरिंग, उसका जो इंडेक्सेशन है वो भी कई जगह इम्प्रॉपर है। कुछ पटलों पे संतोषजनक कार्रवाई की गई है, जहाँ पे पेंडेंसी कम है और फाइलों का रखरखाव भी अच्छा है। तो इस क्रम में जहाँ जहाँ पे कमियां मिली हैं उनको सख्त हिदायत दी गई है और कई कुछ जो हमारे कर्मचारी हैं उनके द्वारा जिनके द्वारा लापरवाही की गई है उनको शोकॉज नोटिस भी जारी करेंगे और जिनके द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है उनको हम प्रशस्ति पत्र भी देंगे और कोशिश ये कर रहे हैं कि इस बहाने जितना भी हमारा कार्य हो सकता है, जितने भी हमारे निरीक्षण हो रहे हैं, जितनी भी हमारी पेंडेंसी है उसको हम कम कर सकें। और इस निरीक्षण का मेन उद्देश्य यही था कि हमारे कलेक्ट्रेट में किसी भी प्रकरण की कोई भी फाइल पेंडिंग ना हो और अधिक से अधिक निस्तारण की जो हमारी स्पीड है वो और बेहतर हो सके। खबर देहरादून से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। रायपुर चौक पर ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवक ट्रक के नीचे आ गए। बता दें कि एक ट्रक प्रतिबंधित समय में 6 नंबर पुलिया से रायपुर चौक पर होकर महाराणा प्रताप चौक जा रहा था, तभी बाइक सवार 2 युवकों से टकरा गए। क्या कहना चाहूंगी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, जो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं पे जो है राजपुर रोड 65 राजपुर रोड पे एक शराब की दुकान खुली है। 3 साल से लगातार क्षेत्र के लोग जो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश की भी अवहेलना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जहाँ पे शिक्षण संस्थान हो, पूजा घर हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, इनसे जो है 500 मीटर की दूरी अंदर जो है। और यारों के छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर पौड़ी से, जहां पर सफदर खाल क्षेत्र के पलौचा गांव के ग्राम प्रधान धीरेन्द्र सिंह पर गांव के एक व्यक्ति ने जानलेवा हमला कर दिया। सर पार चोट आने से घायल हुए प्रधान का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधान की शिकायत पर पुलिस ने फिलहाल रिपोर्ट दर्ज कर ली है। ऐसा है कि उसके द्वारा जो है बताया गया है, प्रथम दृष्टया बताया गया कि हथौड़ी रखी थी उसकी बैग पे, पर अपनी हथौड़ी से उसने गांव में ही हमला किया। गांव में हमला किया। हमला करने के बाद जो है जिसने हमला किया वो सुधीर सिंह है, गांव का ही निवासी है और वो उसी घटना से ही फरार चल रहा है। और जो है वादी जो है धीरेन्द्र सिंह प्रधान जी जो है अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। गाँव गया था, लेकिन मैं कल सुबह किसी काम से अपनी बाइक कर गया था नीचे, वो कम से वहाँ पे बैठे थे हम, तो ये बंदा सुधीर नाम का सीधे आया और अंदर पे मार करके सीधा निकल गया, फरार हो गया। जो चोट आई सर पे और पाँव में, पाँव फ्रैक्चर हो गया, अभी हॉस्पिटल में। केदारनाथ उपचुनाव से पहले उत्तराखंड राजभवन ने राज्य दंगा रोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की इस मंजूरी के बाद अब दंगाइयों ने सरकार और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों पर शिकंजा कस जाएगा। साथ ही उनसे नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। बता दें कि उत्तराखंड लोक निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024 को राजभवन ने मंजूरी दे दी है। देवभूमि उत्तराखंड में अब दंगाइयों की खैर नहीं। दरअसल धामी सरकार ने दंगा कर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अब नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से की जाएगी। राजभवन ने इससे संबंधित विधेयक को भी अपनी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि प्रदेश में उपद्रव फैलाने और सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त कानून बनाने की घोषणा की थी। वहीं भाजपा मुख्यमंत्री की ओर से लिए जा रहे एकाएक बड़े फैसलों से काफी उत्साहित है। भाजपा का दावा है कि जो भाजपा कहती है वो करती है। वहीं विपक्ष का तर्क है कि दंगाइयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का प्रावधान पहले भी है, लेकिन सरकार हेडलाइन बनाने के लिए ये सब प्रयोग करती है। वहीं कांग्रेस ने इस कानून के दुरुपयोग की भी आशंका जताई है। देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो वायदे यहाँ पर एक्ट लाने के कहे थे उसको उन्होंने सार्थक करा है और धरातल पर उतारा है। समान नागरिक संहिता हो,
चाहे दंगा विरोधी एक्ट हो, चाहे नकल विरोधी कानून हो, धर्मांतरण कानून हो, लैंड जिहाद हो और इस तरीके के अनेकों कानून, महिलाओं को 30% 36 आरक्षण सरकारी नौकरी में, उसी के तहत उन्होंने एक क्लेम ट्रिब्यूनल एक्ट का गठन किया था, जिसके तहत एक दंगा विरोधी एक्ट को पास करना था, जिसको राज्यपाल जी से संस्तुति मिल गई है और अब ये दंगा विरोधी एक्ट हमारे यहाँ पारित हो चुका है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। जो दंगाई सरकारी चीजों को, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाते थे, अब वो क्षति पहुंचाने वालों के मन में एक खौफ होगा, क्योंकि उसकी भरपाई उन्हीं के पैसों से, उन्हीं की संपत्ति से करी जाएगी। तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति का इससे थोड़ा सा अब ध्यान हटेगा। वो इस तरीके से सरकारी संपत्ति की भूमि को और चीजों को, सरकारी संपत्ति को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और एक खौफ उनके अंदर इस चीज के लिए बना रहेगा। देखिए, सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को मुकदमों में फंसाना चाहती है, उनके ऊपर केस करना चाहती है। ये ऑलरेडी पहले से कानून बने हुए हैं कि जो सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव करेगा, दंगा करेगा, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान करेगा, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये कोई नई बात नहीं है। आज आप नया ले आए हो, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता आपके विचारधारा का नहीं है, अगर विरोध कर रहा है तो आप उसको फंसाने के लिए इस तरीके का कानून इस प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। वहीं एक और जहां दंगाइयों से वसूली की तैयारी है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने से जुड़े उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक 2024 को भी अपनी स्वीकृति दे दी। इसके बाद अब राज्य की 70 सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों को अब प्रतिमाह वेतन भत्ते के रूप में लगभग 4 लाख रुपए मिलेंगे। बढ़ती महंगाई को देखते हुए तदर्थ समिति ने विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की संतुष्टि की थी। वही कांग्रेस का तर्क है कि यह समय अनुकूल नहीं है, प्रदेश में आपदा आई हुई है और सरकार विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ा रही है। आप जानते हैं कि 2018 में जो वेतन मिलता था माननीय विधायकों को, उसी अभी 6 साल बाद भी उतना ही उनको मिल रहा था। हमारे माननीय विधायकों की मांग के बाद एक माननीय प्रीतम सिंह जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी, जिसने कुछ सिफारिशें की, जिसमें कुछ संशोधन किए गए और अंतोगत्वा गैरसैंण की विधानसभा में ये विधेयक पारित हुआ। उस पर भी माननीय राज्यपाल जी ने मोहर लगाई है। यानी कि अब हमारे जो महंगाई के आधार पे, या आप सामान्य स्थिति देख सकते हैं, पहले से महंगाई बढ़ी है के आधार पे हमारे माननीय विधायक गणों के जो वेतन और भत्ते में वृद्धि हुई है, तो इसमें लगभग 1 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। तो निश्चित रूप से अब आने वाले टाइम पे हमारे माननीय विधायकगण और दक्षता के साथ और अच्छे भाव के साथ और अच्छी मेहनत के साथ वो काम कर सकेंगे। क्योंकि सरकार का काम है, सरकार ने कर दिया, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा जो मैंने पहले कहा था कि जिस समय केदारखंड आपदा से ग्रसित है, चंपावत जिला आपदा से हलाहल है, उधर हमारा जो गरुड़ के आगे लगा हुआ हमारा बागेश्वर से लगा हुआ कपकोट भराड़ी का क्षेत्र है, चाहे धारचूला का क्षेत्र है, चाहे चमोली क्षेत्र है, ये सब आपदा से इस समय त्राहिमाम कर रहे थे। इस समय आवश्यकता थी कि सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए पहले राहत कार्य करती और सही समय आने पर, सामान्य स्थितियां होने पर ये वेतन उसका बढ़ाती तो ज़्यादा बेहतर होता। अभी गैरसैंण में जो सरकार ने 3 दिन का सेशन किया था, उसमें अनुरूप बजट में इन्होंने ये चीज़ को प्रस्तुत करा था, जिसमें जो विधायक थे उनकी जो आय है उसको बढ़ाया गया है, जो उनको भत्ते हैं उनको बढ़ाया गया है और उस भत्ते में जो सुविधाएं हैं विधायकों को वो सब बढ़ाई गई हैं। यूकेडी सरकार से पूछना चाहती है कि ये जो अतिरिक्त भार जो बोझ पड़ेगा आय का या खर्च का जो पड़ेगा प्रदेश में, ये प्रदेश की बजट में, ये कहाँ से लाएंगे? क्योंकि देखिए हमारा जो प्रदेश है ये इसमें आय के स्रोत बहुत कम है और जितने भी ज्यादा यहाँ की जो खर्चे हैं वो केंद्र की जो योजनाएं हैं उनसे जो अंशदान मिलता है उनके द्वारा पूरा किया जाता है। यहाँ स्वयं की राज्य की जो आय है वो बहुत कम है और ऐसे समय में यदि इस तरीके का कोई कदम सरकार उठाती है और उस पर अतिरिक्त आय का बोझ पड़ता है
जो बजट है वो हमारा गड़बड़ा जाता है। और तो ये अतिरिक्त आय का जो स्रोत है ये सरकार को बताना चाहिए कि इसके द्वारा जो ये अनुरूप बजट में इन्होंने सरकारी भत्ते विधायकों के बढ़ाए हैं, ये भत्तों का जो बोझ है वो सरकार किस रूप में कम करेगी और वो पैसा कहां से आएगा, उसके लिए कौन से नए प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं या कौन से नई कार्य योजना शुरू की जा रही है, कौन सी नीति है, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। नहीं तो एक तरीके से एक फिजूल खर्ची है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, दंगा रोधी कानून, लैंड जिहाद जैसे ऐतिहासिक निर्णय के बाद अब दंगा रोधी कानून को लागू करना मुख्यमंत्री की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। लेकिन विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाकर प्रदेश में आर्थिक बोझ बढ़ाना भी मुख्यमंत्री के खाते में जुड़ गया है। अब देखना होगा इन सख्त कानूनों का क्या सकारात्मक असर देखने को मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आते हैं, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।